हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? तो सीए एकाग्रता पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चे लोगों। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस वक्त में बहुत कमाल धमाल मचा करके रखे हैं यूट्यूब पर। लगातार हमारे सेशंस आप लोग देख रहे हो, हर सब्जेक्ट के सेशंस आप लोग देख रहे हो और बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी को कर रहे हो। अब जो स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं रेगुलर बैच में बच्चे लोगों, उनके लिए बढ़िया चीज ये है कि भाई अड्डा 24/7 पे आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो और 30% का डिस्काउंट ले सकते हो। कोड यूज करना है आपको, सिंपल एकाग्रता, 30% ऑफ मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये हमारा ये फाइनेंशियल ईयर एंड का जो सेल होता है ना, ऐसा कुछ समझो, मार्च 31 तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और हमारे साथ रेगुलर पढ़ने के लिए जो भी हमारे सितंबर वाले बच्चे हैं, आइदर जिन्होंने अभी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, सितंबर 25 स्टूडेंट्स या फिर जो जनवरी 26 के स्टूडेंट हैं, वो हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं सीए इंटरव्यू एज वेल एज सीए फाउंडेशन भी। चलिए जी, और हमारी क्या फीस है वो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रही है। बराबर से महापैक और महापैक प्रो जो है वो आप हमसे ले सकते हैं बच्चे लोगों। और जो बच्चे हमारे साथ में अभी मई 25 की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई साहब उनके लिए तो हमारे रिवीजन सेशंस बिल्कुल लगातार आ रहे हैं। 45 डेज चैलेंज स्ट्रेटेजी चल रही है, हमारे टेस्ट आप लोगों के साथ में चल रहे हैं। तो लगातार सारी चीजें हम लोग आपके लिए लेकर के आते ही जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे बच्चे लोगों, आप लोगों के लिए मैंने 2 सेशंस लिए जहां हम लोगों ने ऑडिट के जो केस सिनेरियो बुकलेट है उसको सॉल्व किया, जो आईसीए ने हमको प्रोवाइड किया है। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि हम लोग 3 लेक्चर के अंदर इसको खत्म कर देंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और पहले 2 लेक्चर में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस जो हमारे पास बचे हुए हैं वो हम आज के सेशन में करने वाले हैं। चलिए जी, तो जब भी आप देखेंगे इस लेक्चर को, ठीक है, हो सकता है जब इसका प्रीमियर हो रहा हो आप इसको तब देख रहे हो सकता है बाद में देख रहे हो, लेकिन इसको बच्चों को देखना जरूर है। सारी चीजें एकदम बहुत फटाफट से है ना, तुम लोग करते हो ना 1.5 की स्पीड, 2 की स्पीड के अंदर देखते हो, तो एग्जैक्टली मेरा बोलने का स्पीड भी हालांकि उतना ही फास्ट होता है, फिर भी जब भी देखेंगे फटाफट से इन सारी चीजों को शॉर्ट टाइम के अंदर कंप्लीट करके खत्म करके बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, बराबर। तो शुरू करूं आज का काम में। तो चलिए बच्चे लोगों, पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाना है और शेयर करना है बच्चों। चैनल को तुम लोग को सब्सक्राइब भी करके रखना है। चलिए बात शुरू करते हैं। केस सिनेरियो नंबर 21 बच्चों, मेगा पावर लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सोल लिटर्नट्स व्हिच आर यूज्ड इन रिमोट विलेज where there is no reliable supply of electricity. However, due to power project undertaken by the government, the demand for their solar lanterns has significantly declined over the past few years. So, भाई साहब, going concern को खतरा तो नहीं है कहीं? The company was in need of rupees 2 crore for working capital and other expenses, but was not able to refund this amount. Consequently, their supplier were paid much later than usual, and hence some of them withdraw the credit terms, meaning the company had to pay cash on delivery. भाई साहब, COD करना पड़ेगा. This created a server cash crunch, and the auditor feels that other than cash crunch, there are several other financial indicators. Going concern ही लग रहा है मुझे तो, that cast a significant doubt on the company's ability to continue as a going concern. The management of the company, however, assured the auditor that this is temporary and the situation will change soon as they are planning to diversify their business. ठीक है, नाउ दे आर वो रिले कर रहे हैं टू प्रोवाइड रिटर्न, यहाँ पे एक मिनट बच्चों, हाँ, और भाई साहब, टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम. The auditor feels that material uncertainty still exists. The auditor wants the management to make adequate disclosure about this in the financial statement. यही होता भी है. The auditor wants to include a separate section about this in audit report going concern जो हम लिखते हैं. He is also contemplating about the kind of audit report that should be issued. Auditor has concern about ethical values and diligence of management. ये सब भी वो ध्यान में रख रहा है. And the auditor has concern about ethical values. He is concerned about the reliability of the representation made by the management and the audit evidences in general. The auditor is of the opinion that the written representation from management are not reliable. अच्छा, okay. इन फैक्ट्स के बेस पे बच्चों अपने से क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, financial event or condition that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern does not include, उसमें क्या चीजें, तो जनरल क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो कौन सा ऐसा इन चारों ऑप्शन में से है जो उनके गोइंग कंसर्न के लिए डाउट क्रिएट नहीं करता है बच्चों? ये ऑप्शन इन्होंने हमसे यहां पे पूछ लिया है। ठीक है,
तो पहला है इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट, ये हमारे उसमें कवर है। इनएबिलिटी टू पे, क्रेडिटर्स को हम लोग पे नहीं कर पा रहे हैं ड्यू डेट पे, ये भी हमारे गोइंग कंसर्न के लिए खतरा हो सकता है। शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज, थोड़ा बहुत ठीक है ये, शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट, हमारे पास सप्लाई नहीं हो रही, सप्लाई में कमी हो रही है। सब्सटेंशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हमको बच्चों यहां पे हो रहे हैं। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट सप्लाई का शॉर्टेज, सी ऑप्शन बच्चों क्या कहते हो आप लोग? भाई फाइनेंशियल इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी कंटिन्यू एज ए गोइंग कंसर्न, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं है। ऑपरेटिंग लॉसेस भी हमको लगातार हो रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो इनमें तो सी ऑप्शन मुझे ठीक लगता है। शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज जो है उसकी कमी हो गई है, बंद नहीं हुआ है, कमी हो गई है, कमी कई बार हो जाएगी, लेकिन इससे हमारा गोइंग कंसर्न पे खतरा बाकी 3 पॉइंट में ज्यादा दिख रहा है अपने को बच्चों। क्या कहते हो? शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाई 570 गोइंग कंसर्न, देखो शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाई डज नॉट कम अंडर द इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी। अब ये आंसर वैसे तो अपन ने जनरल दिया है, लेकिन आप लोगों को आपके नोट्स में स्टडी मैट में बाकायदा लिस्ट दे रखी है कि कहां कहां पे अपने को लगता है क्या रीजन है, उनमें ये वाला पॉइंट वैसे भी देके नहीं रखा हुआ है, तो उस बेस पे भी आप अपना आंसर जो है बच्चों वो लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ which type of audit report will the auditor issue if the use of going concern of accounting is appropriate है बच्चों लोगों, लेकिन material uncertainty exist है और डिस्क्लोजर भी उन्होंने किया है। तो अगर मैनेजमेंट प्रॉपर डिस्क्लोजर कर रहा है, अकाउंटिंग एकदम प्रॉपर है, तो फिर हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही देंगे ना। बोलो बच्चों क्या कहते हो, है ना? अगर ये अप्रोप्रिएट नहीं होता या मैनेजमेंट डिस्क्लोज प्रॉपर नहीं करता तो अपन क्वालिफाइड ओपिनियन वहां पे इशू करते। अदरवाइज सी नंबर ऑप्शन यहां पे अपने को एकदम बेस्ट लगता है, तो अपने को ध्यान में रखना है। If auditor is opinion that written representation are not reliable, what type of audit opinion should be issued by them? बच्चों अगर हमको लग रहा है कि भाई तुम जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो वो रिलायबल है ही नहीं, मतलब भरोसेमंद नहीं है, जो आपने लिखा वो सब मतलब है ही नहीं, भरोसा नहीं कर सकते, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना चाहिए, एडवर्स ओपिनियन देना चाहिए, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दें और मेंशन कर दें फैक्ट को अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर, या अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे करके मेंशन करते हैं बच्चों कंपनी के गोइंग कंसर्न पे खतरा है और हमारे पास में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अलावा कुछ है नहीं। बच्चों समझना भाई, जितनी चीजें हमारे पास में है तो इन सबके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही अपने को देना पड़ेगा, एंड दे आर रेडी टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम। ये जो पूरा सिचुएशन हुआ है, और इसके बारे में अगर हमको लग रहा है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो फिर तो मीन्स वी आर नॉट एबल टू ऑब्टेन एनी, क्या कह सकते हो, एविडेंसेस, है ना, नॉट एबल टू ऑब्टेन एनी ऑडिट एविडेंसेस, तो फिर तो डिस्क्लेमर जाना चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? सही हूं मैं? If the auditor concludes that written representation are not reliable, take the appropriate action determining the possible effect of the opinion in accordance with 705, having regard the requirement of disclaimer of opinion। तो अपना आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट जाएगा बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास और कोई एविडेंसेस है नहीं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अलावा, और अगर वही रिलायबल नहीं है तो फिर अपने पास बचा के आप सीधी सीधी सी बात हो गई। तो ये बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाऊं, नेक्स्ट पे आ जाऊं। चलिए जी, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला केस सिनेरियो भाई छोटा सा मुन्ना सा नन्ना सा है बच्चों, आइए पढ़ लेते हैं इसको पूरा। क्या लिखा हुआ है? रेनू एंड एसोसिएट्स हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कैलाश लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24. During the audit, one of the engagement partners, CA Renu, noticed a significant increase in the raw material consumption in comparison of previous year. Despite a decrease in production volume, this raised concern, instigating a detailed review of the vendor supplying this raw material. Upon inquiry, the management explained that the company has क्या बोला है भाई, transited to a new vendor. Okay, shift हो रही है, offering a premium material to improve product quality. Okay, शिफ्ट हो रहे हैं भाई, वो दूसरे बंदे के पास में वो जा रहे हैं ताकि क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें। Additionally, CA Renu observed that several credit notes were issued after the end of the accounting period. क्या बात है भाई, क्रेडिट नोट इशू हुए हैं वो भी अकाउंटिंग पीरियड के बाद में। During the verification of immovable property, she discovered that Kailash Limited has pledged one of commercial property as security for a bank loan. However, the company did not possess the original title deed for that property. वो हमारे पास में नहीं है, बोल दिया होगा बैंक के पास पड़ा है। Further, CA Renu conducted a stock audit of the borrower availing cash credit facility of 100 lakh from a bank branch. Cash credit facility जो है, cash credit was secured against the stock and debtor up to 90 days.
with a margin of 25% and 40%. यार ड्राइंग पावर कैलकुलेशन पूछ लेंगे क्या? She observed that computed drawing power is 82.50 lakh was incorrect. ऐसा उसको लग रहा है. Based on the following information, बच्चों मुझे लगता है कैलकुलेट करने को बोलेंगे यार इधर अपने को. ठीक है, तो बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट इन्होंने अपने से पूछ लिया है सीधा सीधा सा कि आंसर दो भाई. आ जाओ. What audit procedure should auditor perform to check the ownership of commercial property? ओनरशिप के लिए क्या देखना चाहिए बच्चे लोगों? आइए, अब वैसे तो अपन ओरिजिनल टाइटल डीड देखते हैं, लेकिन इन्होंने लोन लिया है तो भैया जो ओरिजिनल पेपर तो उधर पड़े हुए हैं. तो ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू ऑब्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक जिनके पास में ओरिजिनल टाइटल डीड है. बेस्ट तरीका तो मुझे यही लगता है. सेकंड बोला है ऑडिटर ऑब्टेन लिस्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अलोंग विद मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. नाजीना अनेबल टू वेरीफाई टाइटल डीड है तो क्वालिफाई कर देना चाहिए यार. ये भी गलत है क्योंकि लोन लेंगे तो ओरिजिनल तो वहां रहेंगे. ऑडिटर एज्यूम कर सकता है विदाउट ऑब्टेनिंग. ना भैया ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट. हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भाई आप बैंक से हमको ओरिजिनल टाइटल जो है वो दिलवा दीजिए, मतलब बैंक वालों से कंफर्मेशन करवा दीजिए कि ओरिजिनल टाइटल डीड उनके पास में पड़ा है अगेंस्ट द सिक्योरिटी और लोन. तो बेस्ट तरीका है, ये सिंपल हो गया. नेक्स्ट पे आओ बच्चों. Which assertion is the auditor evaluating while verifying the existence of vendor and actual receipt of goods of raw material? सच में वेंडर है, मतलब एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुआ है. ऐसा क्वेश्चन कल वाले में भी आया था, कल या परसों वाले सेशन में भी था. तो हम बेसिकली अकरेंस चेक कर रहे हैं कि हाँ है, उस दिन हुआ है, एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स हुआ है, मतलब वो ट्रांजेक्शन हुआ है भाई, अकर हुआ है. तो ए वाला ऑप्शन जाएगा. What could be the possible reason for issuing credit note? क्या हो सकता है एंड ऑफ द ईयर में बच्चे लोगों क्रेडिट नोट इशू हो रहा है, सेल्स रिटर्न शो कर रहे हो, इस साल में फेक सेल दिखाई लगती है. अपन लोगों ने ऐसे बहुत पॉइंट पड़े हुए हैं टू मीट टारगेट और देन बाद में जाके कैंसिल कर दिया है. तो मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत लगी नहीं रही बेटा. क्रेडिट नोट आया तो एक ही चीज लग रहा है कि सेल रिटर्न कहीं ना कहीं इन्होंने शो कर दिया होगा. तो फिक्सिशियस सेल दिखा दिया है सेल्स टीम ने टारगेट को और बाद में उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया है. तो इसका भी मुझे ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट लगता है. बराबर सामने ही दिख गया, तो बाकी ऑप्शंस तो लग ही नहीं रहे बराबर से. नाउ अब इस वाले में क्या बोला है भाई, देखना पड़ेगा. इन द गिवन केस कैलकुलेट करके बताओ करेक्ट ड्राइंग पावर. तो आइए जी, अपने पास में इंफॉर्मेशन क्या है कैलकुलेट कर लें. मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था. हम तो पूरा प्रॉपरली चेक करेंगे भाई. तो प्रॉपरली चेक अगर करें तो बच्चों वैल्यू ऑफ स्टॉक अपने को दिख रहा है 125 का. सही है, स्टॉक का वैल्यू तो इतना है और स्टॉक के वैल्यू में से फुल्ली डैमेज वाला 5 तो माइनस जाएगा, तो बच्चों बचेगा 120. इसमें से क्रेडिटर फॉर गुड्स के लिए जो जाएगा वो जाएगा 50 बराबर से. तो कितना बच गया बच्चे लोगों, 70 बच गया क्या देखना. और मार्जिन कितना रखना है भी इसके ऊपर, विद मार्जिन 25% स्टॉक पे रखना है. तो भाई मुझे तो चेक ही करना पड़ेगा. यानी 17.5 का अगर मार्जिन रखना है तो 52.5 तो ये आ जाएगा स्टॉक के लिए. क्या कहते हो बराबर. डेटर देखा जाए, डेटर बच्चे लोगों 50 है, उसमें से 90 डेज से ऊपर के 10 हो चुके हैं, तो एक्चुअल में 40 ही हैं. और इस पे अपने को 40% का मार्जिन रखना है, मतलब 16 का मार्जिन अपने को रखना है. ठीक है, तो ये हमारे पास में मैं टोटली कर लेता हूँ सीधा सीधा सा. 24 प्लस 52.5, 24 प्लस 52, 24, अरे भाई साहब कहाँ गया, प्लस 52.5 बच्चों 76.5 मुझे ठीक लग रहा है. कुछ है क्या ऑप्शन ऐसा यार, देखो 76.5 यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट. ये ड्राइंग पावर एक्चुअल में होना चाहिए. चेक कर लूँ क्या यहाँ से, अरे वाह 76.5 बचे लोगों बराबर. क्लियर हुआ. तो ऐसे अपन बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं यार. तो आप तो ड्राइंग पावर कैलकुलेट करने में एकदम मास्टरपीस हो जाना चाहिए आप लोगों को. एकदम धड़ाधड़ शानदार तरीके से आप कर सकते हो. चलिए भाइयों और बहनों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन का लेंथ तो मैं हमेशा देखता हूं तो लगता है कि हाँ छोटा ही है, तो पढ़ लेते हैं. CA Neil has accepted the offer of appointment of an auditor of entity as business carried on by the entity and new to him. He wants to gain an understanding about the entity and its environment, including its internal control.
In this regard, he has performed procedure to obtain audit evidences about design and implementation of relevant control. He has performed various procedure, inquiry, inspection, observation, सब कुछ उसने किया. He wants reasonable assurance that the accounting system adequate है and that all accounting information should be recorded has in fact been recorded. Okay, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है. फर्दर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसने कुछ चीजें नोटिस किए बच्चे लोगों को. पहला, एज रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म मंथली. हाउएवर द सेम इज नॉट कैरिड आउट एज स्टिपुलेटेड ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय द अकाउंटेंट. ओके. एंटिटी हैज अ सिस्टम ऑफ प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड परचेज ऑर्डर इशूड जो एंटिटी करेगी, लेकिन परचेज ऑर्डर के ऊपर नंबरिंग नहीं है सीक्वेंस वाली. भाई साहब, इंटरनल कंट्रोल पेड़ता दिख रहा है. Wages sheet are not verified by responsible official as required by the management. Wages sheet भी तुम verify नहीं कर रहे, हर तरफ पंगा दिख रहा है. Staff of the entity is responsible for bringing cash from centers in nearby areas of entity premises from where it is deposited into entity's bank account. Okay. Staff को लगा रखा है. The concerned officer has not renew insurance for cash in transit का renew insurance करवाया ही नहीं है. भाई साहब, अजब पंगे वाली जगह है. देखें, द ऑडिटर हैज परफॉर्म प्रोसीजर ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस अबाउट डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज मोर रिलायबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस? अगर हम एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल को चेक करना चाह रहे हैं बच्चों, तो सबसे बढ़िया तरीका हमारे पास में क्या है? ऑब्जर्विंग करें कंट्रोल को, इंस्पेक्टिंग करें डॉक्यूमेंट को, इंक्वायरी करें, स्टडिंग करें बच्चे लोगों. सबसे बढ़िया तरीका अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अपने को चेक करना है तो ऑब्जर्वेशन. अपन देखेंगे तभी तो कंट्रोल सिस्टम पता लगेगा ना. बोलो ऑब्जर्व करना. तो अपन ने ये ऑब्जर्व किया तभी तो पता लगा कि भाई तुम्हारे स्टाफ वाले में ये दिक्कत है, इस वाले में ये दिक्कत है. जो दिक्कत अपन ने करी तो ये सब पूछने से थोड़ी पता लगी. वेज शीट वेरीफाई नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल वाली चीजें नहीं हो रही हैं, तो ऑब्जर्वेशन इसमें हमारा सबसे बेस्ट जाना चाहिए. तो ए नंबर ऑप्शन इज बच्चों करेक्ट. आगे सुनिएगा. Examination and evaluation of internal control is indispensable for CN Neil. Okay, it provide him necessary comfort rating to completeness of accounting information. However, review of internal control of entity will not enable him to know. क्या वो पता नहीं लगा पाएगा सिर्फ इंटरनल कंट्रोल के बेस पे बच्चों? ये इन्होंने पूछा है. Whether error or fraud likely to be located in ordinary course of business, whether an effective internal audit department, opinion needs modification, whether any administrative control is bearing on his work. बच्चों बाकी सारे पॉइंट कंट्रोल से कनेक्टेड हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोल देखने से उसको ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़े ये थोड़ी पता लगेगा. उसके लिए तो अपने को टेस्ट ऑफ डिटेल वगैरह में जाना ही पड़ेगा. तो इसमें मुझे सी नंबर ऑप्शन जो है वो परफेक्ट लगता है. बराबर. एज रिगार्ड वीकनेस आइडेंटिफाई बाय द ऑडिटर इन कंट्रोल सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल में उसको दिख रही है. बैंक रिकंसिलिएशन टाइमली बेसिस पे नहीं हो रहा है, नॉट परफॉर्मिंग रिकंसिलिएशन टाइमली, लैक ऑफ प्रॉपर सीक्वेंस इन परचेज ऑर्डर, नॉट परफॉर्मिंग बैंक रिकंसिलिएशन टाइमली जैसे पहला पॉइंट था, परचेज ऑर्डर सीक्वेंस में नहीं है तो दूसरा पॉइंट था, कैश शीट को वेरीफाई नहीं कर रहे हो तीसरा पॉइंट था, और इंश्योरेंस वाला चौथा पॉइंट था. जो सारे पॉइंट वहां लिखे हुए थे बच्चों, वो सब के सब ये शो करते हैं कि आपके मैंने कहा ना इंटरनल कंट्रोल की वाट लगा रखी है इन्होंने. तो आंसर नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है. Which of the following is most appropriate regarding auditor responsibility under 265? क्या बात है भैया, 265 बच्चों को याद आया क्या? TCWG से बात करेंगे क्या अपन डेफिशिएंसीज के बारे में? Communicate significant deficiency to management, communicate internal control explanation, communicate significant deficiency in internal control along with explanation to their potential effect to provide sufficient information to understand context of communication to management. एंड ओपिनियन भी हम देंगे इफेक्टिवनेस के ऊपर. ओपिनियन क्यों देंगे? इस पर हमारा काम ही नहीं ओपिनियन देने का. टू कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट एफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन बता देंगे, इफेक्ट्स बता देंगे, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे देंगे जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए. बच्चों यहां तक का आंसर ठीक लगता है. ये लाइन गलत दे दिया. ओपिनियन हम क्यों देंगे? हमारा ओपिनियन सिर्फ ऑडिटर का कितना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. भाई साहब इंटरनल कंट्रोल हमारा काम है नहीं. तो ठीक है 265 में हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं. तो आंसर नंबर डी बच्चों इसमें मुझे बिल्कुल करेक्ट लगता है. ठीक है. तो ये सारे के सारे हमारे क्वेश्चंस हो गए. देख सकते हो आप लोग, डी ऑप्शन इज करेक्ट. देखो लिखा है ना, रीजन भी दिया है, एक्सप्लेनेशन दे देंगे, इंफॉर्मेशन दे देंगे, ओपिनियन देना हमारा काम नहीं है. ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन इज करेक्ट.
अगले में आ गए बच्चे लोगों 24। आइए केस सिनेरियो 24। हाँ जी, छोटा केस। Hill Limited, a company engaged in the business of tracking essentials, appointed CA Gagan as the auditor for the year. Due to large volume of transaction of the company, the audit engagement team of CA Gagan realized that it would not be feasible to audit each transaction separately during the financial year. पता है यार, इतने सारे ट्रांजेक्शन में सैम्पलिंग लगाना पड़ता है। Therefore, सैम्पलिंग टेक्निक देख लो, है ना। Random number table were used for selection of sample for power, telephone and fuel charges. No structure method of sampling was used for stationery. Okay, structure method है ही नहीं। haphazard sampling, ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 8,000 से ऊपर है फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस, मॉडलिटी लेवल डिसाइड किया गया। फर्स्ट 200 सेल इनवॉइस फ्रॉम द सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वर सेलेक्टेड फॉर सेल्स। ब्लॉक कर रहे हैं, डिसाइडेड कर रहे हैं, देखते हैं। कुछ वन ऑफ द टीम मेंबर कंपेयर द सैलरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी, जो उन्होंने खर्चा किया रहेगा उसको उन्होंने कंपेयर किया करंट ईयर का प्रीवियस 5 ईयर्स से। वो एनालिटिकल प्रोसीजर। He noticed a significant percentage increase in the expenses. This unusual increase raised doubt in his mind. He decided to compare such an increase of salary with the increase in the number of employees. Again analytical है, जहां हम लोग फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई। द कंपनी इज हैविंग वेयर हाउस 2 लोकेशन पे है। गगन इज प्लानिंग टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, बहुत अच्छी बात है। इन्वेंट्री इंक्लूड फिनिश प्रोडक्ट सच एज ट्रैकिंग जैकेट्स हैं, बैग हैं, शूज है, रॉ मटेरियल, लेदर, क्लोथ, केमिकल। सम ऑफ इन्वेंट्री इज ऑल्सो हेल्ड बाय द थर्ड पार्टीज। बच्चों एमसीक्यू आपके सामने है, तो क्या कहता है हमारा पहला एमसीक्यू, देखिएगा। विच ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक वर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस हैं। विच ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक, अच्छा नीचे आंसर में, हाँ मैंने कहा यार ये क्या हुआ, आंसर का ऑर्डर दिया है। तो पावर, टेलीफोन और फ्यूल के लिए तो इसमें बोला था ना रैंडम नंबर टेबल ही यूज किया इन्होंने, खुद ने ही तो क्वेश्चन के अंदर बोला था यार, रैंडम नहीं बोला था क्या। तो पहला ऑप्शन तो मेरा रैंडम ही है। तो रैंडम पहले मैं आंसर देखता हूँ बच्चों, सुनना आ रहे यार। तो भाई साहब बच्चों आंसर नंबर बी तो हो नहीं सकता यार, क्या कहते हो तुम लोग। आंसर नंबर बी होने के चांस लग रहे हैं क्या। पहला रैंडम होना चाहिए, इसने पहला सिस्टमेटिक लिखा है तो उड़ गया, बाकी के 3 अभी बाकी हैं। दूसरे में हमारे पास में आया ऑफिस स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या किया था भाई, ऊपर देखूं। स्टेशनरी में इन्होंने क्या किया था, स्ट्रक्चर हैफजार्ड है दूसरे में। तो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या। ओहो ये भी गया बच्चों, देखो इसने सेकंड में ये लिखा है तो ये भी ऑप्शन गया। अब हैफजार्ड 2 जगह लिखा हुआ है, तो सी और डी के अंदर घमासान है भाई साहब। असल काम करेगा तीसरा। ट्रैवलिंग में इन्होंने क्या किया था, 8,000 सेलेक्ट किए थे, एक्सीडिंग 8,000। तो मटेरियलिटी लेवल तो इसमें है नहीं, सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं अपन। तो ये तो मॉनिटरी वैल्यू वाला हो गया कि आपने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया कि उसके ऊपर के हम चेक करेंगे और देन उसके बाद सिस्टमैटिक। तो तीसरे नंबर पे मुझे चाहिए वैल्यू 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 वाला मॉनिटरी वैल्यू वाला। मॉनिटरी वैल्यू तीसरे नंबर पे कहाँ दिख रही है। अरे भाई साहब तीनों में दिख रही है। हाँ मारे जाएंगे मॉनिटरी। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, अगले पे जाना पड़ेगा। ओहो बच्चे लोगों फर्स्ट 200 आपने डिसाइड किए, पहले 200 क्या ब्लॉक बनाएगा यहाँ पे बच्चों, ब्लॉक। हाँ जी, यहाँ आकर के इन्होंने सिस्टमेटिक बोल दिया, यहाँ पे ब्लॉक बोल दिया। पहले 200 आपने ले लिया, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी कि यार ये तो ब्लॉक सैम्पलिंग के जैसा लग रहा है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट यार, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया। एंड तक भारत पाकिस्तान का मैच था ना अभी वाला जो अपना IPL के अंदर, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था ये। ठीक है, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो वहां पे बिल्कुल ऐसा ही एकदम लास्ट तक लग रहा था भाई साहब क्या होगा। वैसे ही कुछ यहाँ भारत पाकिस्तान वाले में था, किसमें था, एकदम एंड टाइम तक अपन भिड़ रहे थे फाइनल्स में। तो बिल्कुल वैसे ही कुछ यहाँ लग रहा था। एंड टाइम तक हमारी टफ फाइट चल रही थी, 3 चीजें मैच कर गई भाई साहब। चौथे में जाकर के यहाँ पे अपना सेट हुआ मामला। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सी नंबर ऑप्शन इज बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट। विच ऑडिट प्रोसीजर वॉज खुश इंटेंट टू परफॉर्म। कंपेयरिंग कर रहे हो यार, एनालिटिकल प्रोसीजर बिना सोचे समझे। ये तो इतना कर लिया अपन लोगों ने कि भाई साहब यूं ही पता लग रहा है यार, कंपेरिजन जहां आ जाए वहां यही दिखेगा। नाउ बच्चे लोगों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ CA गगन रेस्पॉन्सिबिलिटी विद रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टीज। हमारी कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
सीए गगन शुड रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी क्वालिटी और कंडीशन। ये तो 100% हम मानते ही हैं, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकता। नॉट ए पार्ट पूछा है बच्चों, जबकि ये पार्ट है। इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करेंगे इन्वेंट्री सोली ऑन कंपनीज इंटरनल रिकॉर्ड्स के बेस पे, वही कर सकते हैं। गगन शुड रिक्वेस्ट द थर्ड पार्टी टू अलाउ हिम टू फिजिकली इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री हेल्ड बाय देम। क्या लगता है, ये ऑप्शन हो सकता है क्या? चेक करेंगे अभी, क्योंकि ये अपन जो पढ़ते हैं ना कि थर्ड पार्टी के पास जो भी हमारी इन्वेंट्री पड़ी है बच्चे लोगों, उसमें हमारे पास ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन भी है कि अगर हमारे आसपास है तो हम खुद जाके देख सकते हैं। सीए गगन शुड रिव्यू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड थर्ड पार्टी टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या है बच्चों? बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यही एक ऐसा है कि हम इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन उसका करके देखेंगे, और तो मुझे यही लगता है थर्ड पार्टी से रिलेटेड गुड्स के अंदर ये ऑप्शन जो है वही कह सकते हो ऑड इन आउट वाला जो अपना होता है ना, वो मुझे लगता है बी नंबर ऑप्शन। चेक करेंगे एक बार यार, थर्ड का क्या होना चाहिए। थर्ड का बी है बच्चे लोगों, है ना, क्योंकि बाकी सब चीजें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कवर हो रही हैं, यही नहीं हो रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा, अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर बच्चों 24 खत्म, खलास बोले तो खत्म। 25, ओहो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है क्या? और यार ये तो क्वेश्चन काफी बड़ा है। अब तक तो अपन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करते आए थे, अब इन्होंने इस बार दिया है एक बड़ा क्वेश्चन। आइए देखते हैं। PKH and Associates, a chartered accountant firm, is practicing in Mumbai since last 2 decades. Rahul got the opportunity to work as an article clerk for PKH and Associates after completion of formalities of article clerk registration. Rahul is placed in the audit team of the firm. चलो थोड़ा क्वेश्चन फास्ट पढ़ रहा हूँ, अपने को पता है, जस्ट फॉर नॉलेज पढ़ना है अभी एक बार। CAP, the partner heading audit team, plan to take Rahul in the audit work of Fox India Limited for the financial 23-24. Till last year, CAK was the head of the audit team for audit of Fox India Limited. क्या बात है? As in the first assignment of Rahul, he was instructed by the partner to go through the audit file. Audit file जाकर के पढ़ो पिछले साल का 22-23 का, और फेमिलाइज हो जाओ अपने आप को ऑडिट प्रोसीजर से और मैथोलॉजी जो भी हम फॉलो कर रहे हैं। ऑन गोइंग थ्रू द एजेंट ऑडिट, राहुल फाउंड एक एंगेजमेंट लेटर मिला उसको, रिवाइज्ड वाला। अदर वर्किंग पेपर मिले टू मेट एंड रेफर टैक्स कैलकुलेशन के, एंड फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। क्या बात है? ये वो जो ऑडिट प्रोग्राम बनता है ना, उसका सैंपल दे रखा है पिछले साल का, किसने बनाया, किसने रिव्यू किया, किसने अप्रूव किया, और नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या थे, कि कुछ हमने देखे 10% रैंडम सैम्पलिंग किसने किसने किया, सब उसको मिला। देन बच्चों पूछा है राहुल जो है वो इमीडिएटली क्या करना चाह रहा है, ड्राफ्टेड अ रिवाइज एंगेजमेंट लेटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एंड ऑल्सो स्पेसिफाई द स्कोप ऑफ ऑडिट टू इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कवरेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कनेक्टेड है। स्कोप वाले पे क्वेश्चन आ गया, चैप्टर नंबर 1 पे चला गया है। तो he thought that अरे कितना है यार, he thought that it is mandatory to obtain engagement letter every year and handed over revised draft to CAP. CAP is surprised why Rahul drafted the same and explained him the situation under which is necessary to obtain revised engagement letter. Revise तब करना है जब कुछ चेंजेस हो रहे हो, है ना, अगर चेंजेस नहीं है तब तो सेम टू सेम काम आ जाएगा, आप लोग जानते हो। चलो ठीक है, फिर क्या लिखा है, बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट 23-24 के लिए राहुल ने कुछ प्रोसीजर लिए हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी टू एंश्योर सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो गए। सेकेंड नंबर, मैनेजमेंट से उसने इंक्वायरी किया जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 31/3 को। बात क्या होता है ना, एनडीडी का लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ा है और मिनट्स उसने पढ़े हैं, हैव बीन हेल्ड ऑन टू 31/3 को मीटिंग हुई है। हाँ ठीक है भाई, क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following would not form part of the explanation given by the CAP to Rahul? Which of the following, कौन सा इसमें से following would not form part of explanation given by CAP to Rahul? Okay. कौन सा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इन्होंने यहाँ पे अपने से पूछा है। ठीक है, तो recent change in the senior management, which of the following would not form part of explanation given by CAP? Okay. अब उसमें रिसेंट चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट अगर हो रहा है तो देना पड़ेगा आपको। भाई अपन रिकरिंग लेटर के बारे में सोच रहे हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हुआ है, साइज में चेंज हुआ है। अच्छा, CAK की जगह CAP आया है, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है यार, और लीगल। सी ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। सुनना
हमने ये वो सारी कंडीशन जिस एंटिटी के हम ऑडिट कर रहे हैं उससे कनेक्टेड है, ये तो हमसे कनेक्टेड है, तो इसके बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत थोड़ी है, उसमें कवर ही कहाँ है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट इंक्लूडेड बाय राहुल इज रिवाइज ड्राफ्ट एंगेजमेंट लेटर में कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? 4 ऊपर पॉइंट आपको दिए हुए थे, उनमें से कौन सा सही नहीं है? देखो, सबसे पहला रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बच्चों, ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बताया बहुत सही है, सारे एस्पेक्ट हम कवर कर रहे हैं, सही है बराबर से। क्या कहते हो बच्चे लोगों? अरे एक मिनट, ओके मैंने गलत कर दिया भाई साहब। प्रॉपर डिस्क्लोजर तो ठीक है, वो वही करके देंगे भाई। यहां मैंने पूरी लाइन नहीं पढ़ी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई साहब, ये हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है। तो आंसर क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट नंबर 3, सी ऑप्शन इज बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो क्या कहते हो? लाइन पढ़ी नहीं यार, मैं तो सीधा यहां पे रुक गया है ना, जल्दबाजी में कभी कभी। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ठीक है, वो आगे की लाइन तो देखी नहीं भाई। प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही तो मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है भाई, हमारा थोड़ी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, थर्ड वाला। हाउ विल यू कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग इन रिलेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट फाउंड? वो जो वहां दे रखा था वो क्या था? ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट था बच्चों, याद करो सेकंड चैप्टर में लास्ट में जाके ऑडिट प्रोग्राम का एक सैंपल आपको दे रखा है। मैंने क्वेश्चन भी कराया, जो आपको क्वेश्चंस कराए थे अभी मैंने बराबर लाइव में, लाइव क्लास में हम लोगों ने जो सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस लिए थे उसमें ये क्वेश्चन करवा रखा है मैंने कि ऑडिट प्रोग्राम होता है। तो बी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बगैर सोचे समझे सीधा दिख रहा है। फिर बच्चे लोगों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखिएगा, 4th नंबर पे हम लोग बात कर रहे हैं। क्या कहता है ये? Which of the audit procedure performed before finalizing the audit report Fox India by Rahul is not as per 560? कौन सा 560 के हिसाब से ठीक नहीं है? प्रोसीजर 1, 2, 3 या 4, ये इन्होंने यहां पे अपने से पूछा है। चलिए देखते हैं, ये रहा। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग करना कि भाई सब हो गए हैं। मैनेजमेंट से पूछना कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है क्या 31/3 पे बराबर, जो इफेक्ट करेगा उसको। एनडीटी का लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरम पढ़ना चाहिए। रीड द मिनट्स ऑफ मीटिंग। बच्चों, मिनट ऑफ मीटिंग जो 31/3 की हुई है वो नहीं, मिनट्स 31/3 मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक की जो मीटिंग्स हैं उनके मिनट्स अपने को पढ़ने चाहिए। उसी में तो अपने को सब्सिक्वेंट इवेंट जो है उसके बारे में पता लगेगा। तो 4th वाला मुझे पंगाबाज लग रहा है भाई, तो 4th वाला प्रोसीजर यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट होना चाहिए। देख लें, डी ऑप्शन ही है ना। यस बच्चे लोगों, मिनट्स अगर है तो भी आपको पढ़ने चाहिए आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा ना, उस दिन पे क्या पढ़ रहे हो उसी दिन के भाई साहब, इसीलिए डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 बच्चे लोगों यहां आकर के हो जाएगा हमारा खत्म। केस सिनेरियो 26 पे हम बढ़ेंगे आगे। अरे वाह, फिर से छोटा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी, शाबाश। आ जाइए, ये वाला पढ़ेंगे, केस सिनेरियो 26। CAF has been appointed as an auditor of manufacturing entity pursuant to appointment. CAF plan to assess the risk of material misstatement. During the process, CAF observed that entity has identified various control to mitigate the risk. The entity has implemented a control name target whose objective is to ensure that production system are processed to meet financial reporting objective. ओहो, entity ने control बना रखा है, नाम है target. On completion of risk assessment procedure, chapter number 3 लग रहा है ये तो। CAF was wondering as how he can verify the existence of related party relationship and transaction. So he consulted one of his colleague, related party transaction SA 550, CAZ, who suggested the following ways to identify the same. Information supplied by the entity for regulatory authorities. इनकम टैक्स रिटर्न चेक करो, इनकम टैक्स में अलग से रेटेड पार्टी के बारे में होता है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड जो मेंटेन किए हैं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्वायर्ड बाय द एंटिटी। ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी, हाँ रेटेड पार्टीज की इधर ले रखी होगी भाई, एनडीटी को खुद को तो लाइफ इंश्योरेंस कहाँ चाहिए ऐसा। ऑन गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द एनडीटी, CAF ऑब्जर्व दैट एनडीटी हैज significantly borrowed the amount during the financial year 23-24. CAF wanted to ensure that all borrowings on the balance sheet present valid claims by bank or other third parties. वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, ठीक है भाई।
एंड अकॉर्डिंगली परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड हमने चेक किए, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स रिकम्प्यूट करके देखा, बोर्ड मीटिंग्स हमने देखी, नए लैंडिंग एग्रीमेंट की, और लोन बैलेंस और लोन पेबल टू लोन एग्रीमेंट से मैच किया। Now CF decided to perform analytical procedure to obtain audit evidences as to overall reasonableness of purchase quantity and price. For this, F ने क्या किया, scrutinize किया raw material consumed as per manufacturing account और उसको compare किया previous year with closing stock. Various variation observed were discussed with the management of the entity. ये सब भाई साहब ने काम किया है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला, कंट्रोल टारगेट विल बी कैटेगराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए। डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन है, प्रोग्राम कंट्रोल, एसेसिंग कंट्रोल या एप्लीकेशन कंट्रोल। बच्चों डेटा सेंटर ही सही लग रहा है मुझे तो, देखो लिखा है कहां है, रिपोर्टिंग हुज ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम एंड प्रोसेस टू मीट फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। तो इसके अंदर फर्स्ट का आंसर मुझे लगता है डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन ही होना चाहिए। एक बार चेक कर लेंगे। यस बच्चे लोगों, ये देखो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना, यही होना चाहिए। सेकेंड वाला देखिएगा क्या बोला है, विच ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म बाय CAF इज सुटेबल फॉर सेटिस्फैक्शन कंसर्न रिगार्डिंग बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को लेकर के कौन सा प्रोसीजर सही है, कौन से प्रोसीजर्स थे? ये वाले प्रोसीजर कहाँ है? यही वाला है ना, हाँ प्रोसीजर ये है ना। तो बोरिंग्स को लेकर के इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, बोर्ड मिनट्स फॉर अप्रूवल ऑफ लेंडिंग एग्रीमेंट, क्या कहते हो बच्चे लोगों? बी सही लग रहा है मुझे तो, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, बी वाला, सेकेंड वाला। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द सुटेबल फॉर सेटिस्फैक्शन कंसर्न रिगार्डिंग बोरोइंग। बोरिंग है कि नहीं चेक करना है, तब तो लैंडिंग एग्रीमेंट है, लैंडिंग तो उधार देना होता है यार, बोरिंग एग्रीमेंट होना चाहिए था वहां पे बच्चे लोगों को। मेरे हिसाब से यार बोरिंग एग्रीमेंट होता तो ज्यादा ठीक लगता, बोर्ड मिनट्स फॉर लैंडिंग की जगह बोरिंग्स होना ज्यादा ठीक लगता ना। अच्छा ये बोरिंग्स से रिलेटेड ही, ऑल बोरिंग्स ऑन द बैलेंस शीट, ओके ओके ओके, ये बोरिंग्स ही है, तब तो लैंडिंग एग्रीमेंट ही ठीक है बच्चों लोगों, उसी से अपने को पता लगेगा सही में है कि नहीं है। तो थर्ड इज करेक्ट, थर्ड बोले तो सी ऑप्शन इज करेक्ट यार, देखना पड़ेगा ये तो भाई साहब। या सेकंड का सी इज करेक्ट बच्चों। एंश्योर दैट ऑल बोरिंग्स ऑन द बैलेंस शीट रिप्रेजेंट वैलिड क्लेम बाय बैंक एंड अदर पार्टीज। इसको हम रिव्यू करेंगे बोर्ड मिनट्स फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू लैंडिंग एग्रीमेंट से, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बराबर है। डू यू एग्री विथ ऑल द वे सजेस्टेड बाय CAZ टू CF। सारे जो उसने सजेशंस हमको दे रखे हैं, क्या लगता है सारे सजेशन सही है क्या भाई साहब? कौन से सजेशंस थे यार? ओके ये देखने के सजेशंस थे। अब बच्चे लोगों इसको तो मैंने पढ़ते वक्त ही आपको बोल दिया था, रेटेड पार्टी का कनेक्शन एक थर्ड से नहीं है। देखो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे पता लग जाएगा, इनकम टैक्स में मैंने कहा आपको ही है, LIC से पता लग जाएगा कि रेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किसके साथ किया है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड मेंटेन जो किया उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो थर्ड वाला इसका आंसर भी थर्ड प्रोसीजर भैया, थर्ड वाला बोले तो नो सजेशन, थर्ड इज नॉट करेक्ट बच्चों। सी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक लग रहा है ना, मतलब इस तरह का आंसर होना चाहिए। Now CAF perform which of the following analytical procedure to obtain audit evidences over a reasonableness of purchase quantity and price। तो बेसिकली आप उसमें करना क्या चाह रहे हो, देखना क्या चाह रहे हो, तो इसमें क्या देखना चाह रहे हो भाई तुम, कहाँ गया? ये देखना चाह रहा है रीजनेबलनेस ऑफ क्वांटिटी और प्राइस कितना है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, और इसको प्रीवियस से तो कंजम्पशन देखना चाह रहे हो आप बेसिकली। तो कंजम्पशन, स्टॉक कंजम्पशन नहीं, ओवरऑल कंजम्पशन ही होता है। फोर्थ का ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे तो, क्या कहते हो? यस कंजम्पशन है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी हम लोग देख रहे हैं और देन क्लोजिंग स्टॉक से मैच कर रहे हैं, तो सीधा कंजम्पशन एनालिसिस हो गया। तो सीधा सा क्वेश्चन है बच्चे लोगों, ये भी खत्म हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 27 क्या कहता है,
GNHM Company Chartered Accountant has been appointed as statutory branch auditor of Chandigarh of HFC Bank. भाई पहले तो मैं क्वेश्चन देखूंगा, छोटा ही है, फिर पढ़ूंगा। 3-4 इश्यूज दे रखे हैं। चार्टेड अकाउंटेंट है, अपॉइंटेड हो रहे हैं ब्रांच ऑडिटर ऑफ छत्तीसगढ़ ब्रांच ऑफ HFC बैंक। क्या बात है, बैंक ऑडिट का क्वेश्चन लग रहा है भाइयों और बहनों, देख लेते हैं क्या है। एंड while carrying out the audit the following key issues were identified। पहला नंबर, कस्टोडियम कैश क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांटेड टू एक्स लिमिटेड। तो HFC बैंक इज अ कस्टोडियम मेंबर प्रोवाइडिंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी 50 करोड़ की, विद HFC का शेयर है 10 करोड़ का जिसमें से। एंड ओवर द पास्ट 2 क्वार्टर इंटरेस्ट अमाउंटिंग 1.75 हैज बीन डेबिटेड इन कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड। अच्छा, while credit in the amount is only 1.25 crore। ओहो, despite this shortfall the account has been classified as performing asset based on the certificate from the lead bank UNC बैंक जो है, इसलिए हम उसको परफॉर्मिंग ही शो कर रहे हैं। इशू नंबर 1 हमारे पास में ही आया है। एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ SJ लिमिटेड अकाउंट हैज बीन नो रिकवरी। बच्चों पहले पे पहला क्वेश्चन देख लूं क्या, मुझे लगता है 4 है तो शायद 4 क्वेश्चन चारों पे शायद हो जाए। हाँ जी, देखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पे ही इन्होंने पूछा है, क्या एक्स लिमिटेड का एसेट क्लासिफिकेशन सही है क्या? आइए देखते हैं, हमारे पास चारों ऑप्शन है बच्चे लोगों। अब क्लासिफिकेशन इज करेक्टली डन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट, क्लासिफिकेशन इज करेक्टली डन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल ऑडिटर, क्लासिफिकेशन इज करेक्टली डन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द बैंक एंड ऑल्सो अदर पैरामीटर, classification is not in order as classification has to be done on the basis of record of recovery of the HFC bank only। बच्चे लोगों यही इसमें हमारा सिस्टम ठीक रहता है बराबर से। ये अपने को ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पे रिकवरी बेसिस, किसी के सर्टिफिकेट से हमारा लेना देना नहीं है भाई। हमको मतलब ये है एसेट क्लासिफिकेशन में नॉट इन ऑर्डर है बिकॉज हम सिर्फ उसको रिकवरी प्रोसेस पर करते हैं और किसी पर नहीं। रिकवरी कितना हुआ है, रिकवरी नहीं है तो फिर अपन उसको कि खाली सर्टिफिकेट आ गया इस बेस पे आप उसको परफॉर्मिंग एसेट मान रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो डी नंबर ऑप्शन मुझे इसमें ठीक लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट का होना चाहिए डी। सेकंड देखते हैं भाई, एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ SJ लिमिटेड अकाउंट हैज बीन नो रिकवरी फॉर द पास्ट 18 months। 18 महीने से पैसा ही नहीं आया। बैंक हैज नॉट अप्लाइड NPA नॉर्म्स और इनकम रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स टू दिस अकाउंट। Management justify this by stating that the account is guaranteed by the central government। बॉस कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, नहीं करना चाहिए था। एंड NPA इनकम रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म आर नॉट एप्लीकेबल। लगता है भैया गवर्नमेंट ने अभी तक इन्वोक नहीं किया है और 90 दिन से ऊपर का निकल गया है, तो भैया तुमको NPA स्टैंडर्ड एसेट मानो और इनकम के अंदर उसको NPA डालना चाहिए था। बच्चे लोगों को अपन ने खूब क्वेश्चंस किए ये वाले, तो मुझे लगता है अगला वाला जो है ना वो इसी के ऊपर बेस होगा। क्या कहते हो? SJ का बैंक का डिसीजन नॉट अप्लाई NPA जो है वो कितना सही है बच्चों? बैंक इज करेक्ट टू द एक्सटेंट फॉर, पहला ऑप्शन इन्होंने जो दे रखा है, NPA नॉर्म्स फॉर प्रोविजनिंग पर्पस दिस एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू रेस्पेक्ट ऑफ। हाँ भाई, NPA नॉर्म्स इन्होंने प्रोविजनिंग पर्पस पे नहीं लगाए क्योंकि उसको हम स्टैंडर्ड एसेट ही मान करके चलते हैं बराबर से। लेकिन दिस एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू इनकम रिकॉग्नाइजेशन। बच्चों अपन ने पढ़ा था इनकम रिकॉग्नाइजेशन में तो उसको NPA ही मानना पड़ेगा। अपन ने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए बराबर से। तो क्या लगता है ये ठीक, बैंक इज नॉट करेक्ट नॉट अप्लाइंग NPA नॉर्म्स, दोनों पे नहीं लगता है। दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल, बैंक इज करेक्ट नॉट अप्लाइंग NPA नॉर्म्स इन इनकम आर नॉट एप्लीकेबल, नॉट करेक्ट। ए ऑप्शन बच्चों इसका सही है। जो हम प्रोविजनिंग पे कर रहे हैं वहां तो ठीक है, गारंटी अभी रिवॉक नहीं हुई है तो उसको हम स्टैंडर्ड एसेट ही मान करके चलते हैं बराबर से, NPA में नहीं डालते उसको। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा इनकम रिकॉग्नाइजेशन पर्पस से हमको उसको NPA ही मानना चाहिए गवर्नमेंट की गारंटी के बावजूद भी। ये अपने को इसके अंदर बच्चों ध्यान में रखना है। बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है ना। तीसरा देखें इशू, तीसरा इशू क्या है? Loan application from ABC Traders. ABC Traders had applied for cash credit from HFC Bank for supporting working capital requirement on account of business expansion. In discussion with ABC Trader, HFC Bank has requested different form of security depending on the nature of asset offered: immovable property, goods in stock, account receivable, insurance policy. Borrower provided the security and was sanctioned cash credit limit 4.50 crore। बच्चों ये अपने को यहाँ पे बोला है। क्वेश्चन क्या है अभी आओ देखते हैं।
हाँ, एबीसी ट्रेडर्स के लिए इन्होंने क्वेश्चन दिया है, ऑफर्ड अ वेयरहाउस एज सिक्योरिटी फॉर द लोन। HFC Bank created a charge on the warehouse. Which form of security has been created, and whether bank is required to get stock audit done for cash credit amount of ABC traders? बच्चे लोगों क्या कहते हो? तो याद रखिए, जब हमारे पास में जब कोई वेयरहाउस ही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बच्चों, तो उसको प्लेज नहीं बोलते, मॉर्गेज बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन तो गया वहीं पे, पहला और ए और सी मेरे ख्याल से दोनों ही ऑप्शन जो हमारे हैं वो यहाँ पे जा चुके हैं। बचता है बी और डी। मॉर्गेज है, बैंक इज रिक्वायर्ड टू गेट स्टॉक ऑडिट डन ऑफ कैश क्रेडिट अकाउंट ऑफ एबीसी ट्रेडर्स। क्या कहते हो? अब अपने पास मॉर्गेज है, खाली स्टॉक पर थोड़ी है, तो स्टॉक ऑडिट की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। सिक्योरिटी क्रिएटेड, तो सिक्योरिटी क्रिएटेड इन मॉर्गेज सही है। बैंक इज नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट स्टॉक ऑडिट ऑफ कैश क्रेडिट ऑफ एबीसी। मुझे डी ऑप्शन जो है वो उसका ज्यादा सही लगता है बच्चे लोगों। थर्ड का मुझे डी सही लग रहा है। डी इज करेक्ट। देखो, 5 करोड़ से ऊपर अगर होता है तो अपन करवाते हैं स्टॉक ऑडिट, क्लियर मैटर था। फर्दर द स्टॉक ऑडिट शुड बी कैरिड आउट बाय द बैंक ऑफ ऑल अकाउंट जिनका एक्सपोजर मोर देन 5 करोड़ का हो। यहाँ तो 4.50 करोड़ ही है, इसलिए अपने को स्टॉक ऑडिट की जरूरत ही नहीं है। बराबर ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल आकर के हो गया है करेक्ट। चलिए आखिरी सिचुएशन, अच्छे क्वेश्चन है, एक एक केस पे एक एक क्वेश्चन आ जाता है, पढ़ने का भी आराम हो रहा है। इसमें बच्चों प्रिसिशन इंजीनियरिंग वन ऑफ द बोरोवर ऑफ द ब्रांच, इन्होंने बोला है ही हैज अनलिस्टेड यूटिलाइज्ड, वो कंपनी लोग ज्यादा पढ़ते हैं ना तो यू दिखते अनलिस्टेड दिखता है। यूटिलाइज द एंटायर सेक्शन ऑफ कैश क्रेडिट 300 लाख का, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 31 मार्च का 308 लाख का। बैंक क्लासिफाई द अकाउंट एज सब स्टैंडर्ड एसेट। वन फाइन डे DGM inspection of bank was passing through the area in which borrower is located and observed that building occupied by the borrower is damaged and there is no machinery, stock and other asset available in the premises। कुछ भी नहीं है भाई साहब, ये तो पंगा हो गया है। Borrower was not available telephonically and no contact could be made with him. He ordered independent verification of asset and report was submitted that no security mortgage with the bank is available है नहीं। Report has been accepted by the bank authority. Only a piece of land व releasable value 25 लाख की है is available as of now. बैंक प्रोविजन बनाना चाह रही है सब स्टैंडर्ड एसेट के अंदर बच्चों। 25 लाख पड़ा है, कैश क्रेडिट लिमिट 300 लाख की और आउटस्टैंडिंग बैलेंस 308 का है। 308 का अगर 10% भी किया जाए तो 30.8 होता है और ये तो एसेट की वैल्यू ही 25 लाख है, 10% से कम है। क्या करें, लॉस एसेट की तरह डालना चाहिए क्या? ऑप्शंस देखें, डी नंबर ऑप्शन बच्चे लोगों। यहां क्या बोला है देखो, 10% से कम है। मैंने आपको कहा था लॉस एसेट की तरह मानना चाहिए। लॉस मुझे एक में ही दिख रहा है बच्चों, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या कहते हो? 10% से कम है ना भाई? बोलो बोलो बोलो। 10% से कम दिख रहा है अपने को, तो एसेट जो पड़ी है उसको इग्नोर कर देना चाहिए और सीधा लॉस एसेट। कल भी तो आया था ऐसा क्वेश्चन, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये बच्चे लोगों क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा 27। भाई साहब क्या बात है, आ जाइए 28 वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन, बस इतना ही बच्चों, मजा आ जाएगा ये तो। 28 आइए। A government department has been allocated a budget for infrastructure development during the audit and the auditor observed several discrepancies that raise concern regarding the management and utilization of fund. The key findings include some payment were proceed without proper approval from the authority। आपने कर दिए 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, इन्हीं पे तो नहीं है, इन्हीं पे क्वेश्चन है बच्चे लोगों। गवर्नमेंट ऑडिट का हमारा क्वेश्चन है और सीधा सीधा इसी पर इन्होंने क्वेश्चन दिया है। पहले वाले में है बच्चे लोगों, इन्होंने प्रॉपर अप्रूवल नहीं लिया पेमेंट करते हुए। तो बताइए यहाँ पे विच टाइप ऑफ ऑडिट वुड मोस्ट लाइकली आइडेंटिफाई द इश्यू ऑफ पेमेंट। जब आप बिना अप्रूवल के कर देते हैं तो यहाँ क्या चेक करना चाहिए होता है बच्चे लोगों? ऑडिट ऑफ सैंक्शन नहीं हुआ है। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, सामने दिख रहा है अपने को। बोलो क्या कहते हो? अगला पढ़ूं, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड बट नो असेसमेंट ही आपने में नहीं किया कि भाई क्या एक्सपेक्टेड हमको बेनिफिट होंगे, क्या अचीव होंगे, क्या नहीं होंगे, ये सब कुछ तो आपने देखा ही नहीं। तो ये कौन से टाइप की ऑडिट है? प्रोप्राइटी है, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर है, परफॉर्मेंस ऑडिट बच्चे लोगों। सामने पता लग रहा है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं यार, तो एकदम से अपने को कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं।
फंड वर यूटिलाइज फ्रॉम एन अकाउंटेंट फॉर विच नो बजटरी प्रोविजन नहीं बनाया है. फंड वर यूटिलाइज, कोई बजट कुछ बनाया ही नहीं बच्चे उन लोगों ने. क्या कहते हो, बजट ही नहीं बताया भाई, कोई प्रोविजन ही नहीं किया आप लोगों ने पहले से कितना पैसा खर्च होना है. तो थर्ड का ए नंबर ऑप्शन अपने को सामने सही दिख रहा है बच्चों. क्या कहते हो, ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एकदम इजी हो गए ये तो. सर्टेन एक्सपेंडिचर वर मेड विदाउट द प्रेस्क्राइब्ड फाइनेंशियल रेगुलेशन ही तुमने फॉलो नहीं किए और पैसा खर्च कर दिया है. क्या करूं बच्चे लोगों, बोलो अगेंस्ट रूल एंड ऑर्डर. दिखे तो दिया, रूल ही फॉलो नहीं किए, सामने दिख रहा है तुमको. सीधा आंसर बच्चे लोगों यहाँ पे अपने को दिखाई दे रहा है. बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट. आ जाओ, लास्ट पॉइंट बचा. देयर वर इंस्टेंस ऑफ अननेसेसरी पैसा खर्च कर दिया. प्रोप्राइटरी ऑडिट नहीं लगाया तुमने, फालतू पैसा खर्च किया. प्रोप्राइटरी ऑडिट, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट मींस करेक्ट बच्चों. क्या बात है. इससे इजी क्वेश्चन तो आप लोगों को क्या देंगे, वो एकदम आसान सा क्वेश्चन है बच्चों. क्या कहते हो गया खत्म. चलिए 28 भी हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है. अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ. अगेन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. अगले क्वेश्चन को इस तरीके से हम पढ़ना करते हैं शुरू. हाँ जी, तो केस सिनेरियो 29 क्या कहता है बच्चों. सीए सुमित वर्किंग इन बीआरएस एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन असाइन्ड टू प्रिपेयर द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ रैपिडली ग्रोइंग टेक स्टार्टअप इनोटेक. क्या बात है, सारी टेक कंपनी ही अपने यहाँ. The company has been under pressure to show strong financial result to attract new investors. Sumit's manager Viraj has instructed him to arrange some of the number, particularly the reported revenue and expenses, to present a more favorable picture of the company's financial health. ठीक है भाई. During the preparation of the financial statement, CA Sumit noticed several irregularities such as overstated revenue दिख रहा है उनको, understated liabilities है. क्या बात है भाई. Although these adjustments are not explicitly illegal, they could mislead investor and stakeholder. Sumit also knows that Viraj has developed good family terms with CEO. Thread दिख रही है, family thread of Innotech over the year. As Sumit continues working on the financial statement, he realized that the pressure to comply with Viraj's request could violate the fundamental principle of professional ethics. ठीक है भाई. He must decide whether to sign off on the report or to raise his concern, risking his professional relationship with Viraj and the firm. ये उन्होंने बोला भाई. और इनके ऊपर हमारा ये क्वेश्चन बेस है बच्चे लोगों. क्या कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला, यहां से मेरे साथ में देखिएगा. Which of the following fundamental principle of ethics is being violated when Sumit was instructed to present more favorable picture? आप देने को कह रहे हो कंपनीज के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में. यानी कि यहां पे बच्चे लोगों ट्रांसपेरेंट मैनर में इंफॉर्मेशन देने से आप मना कर रहे हो. इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ अपना कॉपी वाले में से इंटीग्रिटी वाला फॉलो करने से मना कर रहे हो भाई. तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही यहां पे होना चाहिए. बराबर. नेक्स्ट देखें. विच टाइप ऑफ थ्रेड बच्चों. थ्रेड वाला तो मुझे तो फैमिलिटी थ्रेड लग रहा था, मैंने आपको पहले ही बोला था, पर अपने को ऑप्शंस देखने पड़ेंगे भाई. क्या है फैमिलिटी थ्रेड, सीधे ही आपको कहा था मैंने, रिलेशंस जहां बन रहे हैं वहां फैमिलिटी थ्रेड का मैटर जो है वो जाने वाला है. Then which principle would Sumit violate if he disclose financial details to third party? को अगर बता देते हो confidentiality. क्या सवाल पूछ लिया भाई तुमने. इस बार बच्चों यही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर और मजा आने वाला है तुम लोगों को. इंटीग्रिटी, फैमिली थ्रेड, कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ था ही नहीं इसके अंदर, तो भाई एकदम आसान सा मामला है. अगले क्वेश्चन 30 पे चलते हैं भाई. बैंक लोन का क्वेश्चन दिख रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है. CAB is conducting audit of branch of nationalized bank. Saurabh, a CA student, is also part of engagement team conducting branch audit. The field of bank branch audit is new to him and he is following instruction as required by the engagement partner. The engagement partner has asked him to prepare a summary of the non-funded credit facility as on balance sheet date. Non-funded credit facilities. The following information is appearing in branch CBS data. ओके. कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में ये सब पढ़ा हुआ है बच्चे लोगों. क्या बात है, सब कुछ है भाई इसमें. तो एग्रीकल्चर लोन, स्टाफ हाउसिंग, स्टाफ व्हीकल हाउसिंग लोन, लेटर ऑफ क्रेडिट, एजुकेशन लोन, गारंटी दिया है जो नॉन फंडेड होता है, बिल परचेज डिस्काउंटेड वाला, बिल फॉर कलेक्शन, ये सब इनके पास में पड़ा हुआ है. ठीक है भाई. On going through listing of housing loan to general public, CAB noticed that branch has sanctioned many housing loan of small ticket size ranging between 10 lakh to 20 lakh. Okay. Therefore, he has assessed risk of material misstatement to be high. Consequently, he has designed procedure to perform test of control as well as substantive trust.
टेस्ट जो अपन लेते हैं काम में. सौरभ हैज बीन फर्दर आस्क्ड टू गो थ्रू स्पेशल मेंशन अकाउंट. याद है ना, जिनको 90 दिन पूरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी रिस्की तो है. जोडिंग ऑन 30th November 23, such reports are available from system on monthly frequency. Being new to such type of assignment, he is unable to understand relevance of above audit procedure mandated by the engagement partner. तो अभी अपने को कुछ MCQs के जवाब देके उसकी मदद करनी पड़ेगी. आइए भाई, पहला MCQ क्या है समझना. Considering table given in the case scenario, which of the following combination is an appropriate example of non-funded credit facility provided by the branch to its customer? बच्चे लोगों, सबसे बढ़िया इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होगा नॉन फंडेड का. बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, उसमें तो पेमेंट देना पड़ता है ना अपने को तुरंत बेस पे. बिल फॉर कलेक्शन, स्टाफ हाउसिंग लोन, ना 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 भाई, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड में तो बच्चों अपने को पैसा उसी वक्त एक बार तो देना ही पड़ रहा है ना सामने वाले को. तो पैसा कहाँ नहीं देना पड़ रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर. और जो गारंटी अपन ने दिया जिसमें 100% फुली सिक्योर्ड मार्जिन समझो आप लोग, ठीक है, वहां पैसा अभी कुछ भी नहीं देना भाई अपने को. क्या कहते हो? तो मुझे तो डी ऑप्शन सही लगता है एकदम, जिसमें बिल्कुल नॉन फंडेड क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो तो डी वाली ही होनी चाहिए अपनी. क्या कहते हो, है ना? तो फर्स्ट का डी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है. दूसरा देखते हैं. CAB's decision to perform test of control and substantive test assess the risk of material misstatement in financial statement to be high due to large number of small ticket size loan. कौन सा स्टैंडर्ड यहाँ पे डील कर रहा है? ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन सच टेस्ट के बारे में इन्होंने बोला है. बच्चों ऐसे 315 में हम एसेस करते हैं और उसके ऊपर जो अपने को काम करना है, मतलब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना है उसके बाद में इफेक्ट आना है, वो ऐसे 330 पे दे रखा है. 330 हालांकि पूरा डिटेल आपके कोर्स में है नहीं. तो 330 आंसर जो है भाई एसेस करने के बाद में उसका क्या करना है वो इन्होंने पूछा है अपने से कि भाई एसेस तो कर लिया, उसके बाद जो प्रोसीजर लगाओगे बराबर वो अपना बी के अंदर ही जाने वाला है बराबर से. तो बी ऑप्शन मुझे ठीक लगता है इसमें ना. वो 315 तो मैंने ऐसे ही राउंड किया, भाई इसको आंसर मत समझ लेना, ये तो मैंने कहा तुम्हारे डायरेक्ट कोर्स में है, ठीक है. तीसरा वाला क्या कहता है बच्चों को? Saurabh is unable to understand the relevance of going through SMA जोडिंग on 30th November. Which of the following statement is most appropriate? ये उन्होंने पूछा है. तो it would necessarily help auditor to identify accounts with significant lending exposure. Help the auditor to identify account which may involve downgrading from substandard category to doubtful category. या it would help auditor in identifying accounts where substantial recovery have been received, and it would help the auditor to identify account जो downgrading है और एनपीए में जाने वाले हैं. ये सबसे बढ़िया अपन यही पढ़ा था बच्चे लोगों. उसके अंदर एसएमए का मतलब ये है 90 दिन हुए नहीं है लेकिन जल्दी हो जाएंगे, कम हुए लेकिन लग रहा है चांस अपने को कि यार एनपीए में जाएंगे. तो डी ऑप्शन मुझे ठीक लगता है. अभी देख ले, देखो ऐसे 330 ऑडिटर का रेस्पॉन्स क्या होता है, तो आपने रिस्क निकालने के बाद जो रेस्पॉन्स होगा वही तो यहाँ पे पूछा है आपने से, और ये अपना डी वाला ऑप्शन हो गया बच्चे लोगों, सीधा सीधा सा एनपीए की तरफ जाएगा, है ना. बिल्कुल परफेक्ट, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें. तो आगे बढ़ जाऊं, लास्ट 5 क्वेश्चंस बच्चे लोगों आ जाओ मेरे साथ, एकदम फटाफट से धुआंधार क्वेश्चंस खत्म करेंगे. छोटा सा क्वेश्चन आ जाइए. वायर लिमिटेड इज अ लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइजिंग इन टेलीविजन एंड एक्सेसरीज. द कंपनी हैज ग्रोन रैपिडली ओवर द लास्ट फ्यू ईयर. With a significant increase in both employees and inventory, the company is currently in the process of preparing financial statement for the financial year 23-24. आपको सुन के ऐसा लगेगा कि आप 1.52 की स्पीड में लेक्चर को देख रहे हैं. The company appointed C. Ravi for an independent audit to ensure compliance with accounting standard and standard on auditing. C. Ravi, the auditor, will focus on key financial assertion and implement specific audit procedure for the following items. हाँ बच्चों, आप सब जानते हो इतना फास्ट पैरा क्यों पढ़ लिया, क्योंकि अपने काम की चीजें यहाँ अपने को दे रखी है. तुम भी भगा करके, तो अब इसको भगाना मत है ना. इसको मैं ऑलरेडी 1.52 की स्पीड पे बोल रहा हूँ, अभी तुम उसको और ज्यादा बढ़ा दोगे तो पता नहीं किधर ही जाके सुनोगे, क्या समझ आएगा पता ही नहीं मुझे, ठीक है. बच्चे लोगों, एम्प्लॉय बेनिफिट इन्वेंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है. आपको क्या लगता है इसी पर क्वेश्चंस होंगे क्या? अच्छा, क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा दे रखे हैं ना, पॉइंट तो 2 ही है, 4 एक क्वेश्चन इन्होंने दिए. आइए अपन पढ़ ही लेते हैं. CA Ravi will review whether employee benefit expenses has been incurred during the period in respect of personnel employed by the entity. ठीक है. And does not include the cost of an unauthorized personnel. ठीक है, जो अपॉइंटेड उन्हीं का लिया है. इन्वेंट्री में CA Ravi will check inventory balance as the year end does not include any element of next financial year. All items of inventory pertaining to the relevant year. ये तो कट ऑफ वाली सीन लग रही है ऐसा कुछ.
He will verify whether the entity owns or control the inventory record in the financial statement. Purchase invoices बराबर इनके नाम से ही है. Having been made in the name of client. Inventory अगर है तो इन्हीं के नाम से है. तो ये तो राइट एंड ऑब्लिगेशन जैसा नहीं लग रहा है तुमको. He will also check कि इन्वेंट्री जो है वो रिकॉग्नाइज हुई है. कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे. वैल्यूशन वाला पॉइंट जो होता है अपना कई बार. He will also ensure that cost that could not reasonably allocated to the cost of production or abnormal wastage वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, excluded from the cost of inventory and acceptable valuation basis. FIFO अच्छा valuation यहाँ दे रहे हैं ना, has been used to value inventory period end. ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को दिए बच्चों. By performing these procedure, auditor ensure that financial statement reflect the true and fair financial position. अब इससे रिलेटेड बच्चों अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है. पहला नंबर, which assertion is the auditor testing? When verify that employee benefit expenses में हमने unauthorized person को include नहीं किया है, मतलब जो हुए हैं वही हमने लिखे हैं जितना एक्चुअल के अंदर हुआ है बच्चे लोगों. तो इसमें सीधा सीधा सा हम अकरेंस देखने की कोशिश करते हैं हमेशा से. ठीक है ना. सारे आइटम उसी रिलेवेंट ईयर के इंक्लूडेड है बच्चे लोगों. पहले ही मैं आपको कट ऑफ बोल चुका हूं उस पॉइंट के अंदर. ठीक है. फिर इन द नेम ऑफ द क्लाइंट है बच्चे लोगों, पहले ही बोल चुका हूं. इट इज अ मैटर ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन. कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है अपने पास में. ठीक है. फिर बच्चों इन्वेंट्री वैल्यू लोअर ऑफ द कॉस्ट और एनआरवी बोली है. वैल्यूशन मैं आपको क्वेश्चन करवाते वक्त ही साथ में बोल चुका था. सारे पॉइंट्स खत्म हो गया भैया. क्वेश्चन अकरेंस, कट ऑफ, राइट ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूशन चेक कर रहे हैं यहाँ पे. सीधा सीधा सा अपना क्वेश्चन था, खत्म हो गया. ठीक है, एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन है बच्चों. आगे बढ़े. 32, क्या बात है, हम पहुंच गए. 4 ऑब्जर्वेशन है बच्चों. मुझे तो लग रहा है 4 ऑब्जर्वेशन पे भाई साहब 4 क्वेश्चन दिए होंगे यार. थ्रेड पे क्वेश्चन है यार, शानदार, बहुत अच्छे. तो स्टार्टिंग फर्स्ट पढ़ दो वैसे ही धड़ाधड़ 1.52 की स्पीड में. C.A. Nagar is the managing partner of Nagar and Company and CA firm. As part of the firm annual review, C.A. Nagar assess whether any independence threat exists in the firm for the financial year 23-24. The firm has recently taken up multiple clients and engagement, and C.A. Nagar has noted a few observations regarding the independence of the firm staff and partners. C.A. Nagar wants to classify and evaluate the threat to the firm independence based on the observation received from the staff and partners for the year. Now observation. हाँ, यहाँ से पहला observation आराम से पढ़ना है. CAP, a partner of the firm, perform both the statutory audit और non-audit engagement services भी ये भाई साहब ले रहे हैं. ओहो, तो इसका मतलब कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है इनका. ऑब्जर्वेशन 1 पे कोई क्वेश्चन है क्या? है ना भाई, बिल्कुल है. विथ थ्रेट टू द फर्म इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट. पहले वाले केस में ऑब्जर्वेशन 1 में सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, फैमिलिटी थ्रेट. सेल्फ रिव्यू थ्रेट इज करेक्ट आंसर. क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने? सुनो, देखो, आप यहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कर रहे हो और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट सर्विसेज भी दे रहे हो. मतलब इसमें जो आप काम करोगे अपने ही काम को वापस से रिव्यू करने वाले हो. तो इसमें मुझे सेल्फ रिव्यू थ्रेड जो है वो सही लगती है. क्या कहते हो आप लोग, है ना. सेकेंड टाइप देखो, CAL पार्टनर ऑफ द फर्म एंड हु हैज डन इनकम टैक्स ऑडिट भी वो कर रहा है. एंड मटीरियल सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट बच्चे लोगों. तो इसमें तो मुझे लग रहा है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड डायरेक्टली बोल दिया इन्होंने, फाइनेंशियल इंटरेस्ट वर्ड ही यूज कर लिया. तो फिर बचा क्या है? आइए तीसरे में क्या है. तीसरे पे क्वेश्चन है ना अगला, थर्ड पे. आइए बच्चों थर्ड वाला पढ़ते हैं. नागर एंड कंपनी एक्सेप्टेड एक्सपेंसिव गिफ्ट एंड हॉस्पिटलिटी लग्जरी डिनर फ्रॉम द क्लाइंट आफ्टर कंप्लीटिंग द ईयर एंड ऑडिट. क्या बात है भाई साहब, गिफ्ट लेते हो, लग्जरी डिनर लेते हो, उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करते हो. तो ये सब क्या है? फैमिलिटी थ्रेड है बच्चों. अपन ने पढ़ा था अच्छे अच्छे रिलेशंस बन रहे तुम्हारे. डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चौथा ऑप्शन 4 ही है ना. वन ऑफ द क्लाइंट वॉक लिमिटेड थ्रेट. धमकी आते ही इंटिमिडेशन थ्रेट होता है बच्चे लोगों. मुझे आगे पढ़ने ही नहीं है. जहां क्लाइंट धमकी दे रहे भाई साहब बहुत कुछ बिगाड़ देंगे तुम्हारा, तो वहां पे इंटिमिडेशन थ्रेट डायरेक्ट धमकी इधर ही होती है. ए ऑप्शन इज करेक्ट. देखो, सेल्फ रिव्यू हो गया, इंटरेस्ट हो गया, फैमिलिटी एंड इंटिमिडेशन थ्रेट, सीधा सीधा आंसर है. बराबर हम पहुंच गए 33. भाई साहब क्या बात है, जबरदस्त, जोरदार. ओहो, अब बच्चों ये क्या लिखा है? अरे वाह, कितना सा क्वेश्चन है यार. जी खुश हो गया ये क्वेश्चन देख करके. इतने बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन देख के अच्छा लगता है. Allied Fashion, a well-known retail brand with multiple outlets, has submitted financial statement for audit of CA RIA
As part of a review, she planned to verify several key financial assumptions and has outlined specific procedure for a detailed examination. समझ रहे, देखो इतना फास्ट पढ़ रहा हूं मैं, तुम लोग का टाइम भी बच रहा है। 4 पॉइंट दिए हैं और हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो आ जाइए बच्चों हर एक पॉइंट पे। बाकी क्वेश्चन भी सारे ऐसे ही आ रहे थे। She intend to check major invoices recorded under the store renovation expenses account to ensure proper recording and classification. ये कौन सा प्रोसीजर है? मेजर इनवॉइस जो है अंडर द स्टोर एंड रिनोवेशन एक्सपेंसेस में गए हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन हुआ है, वो ये चेक करना चाह रही हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ ऑडिट टेस्ट यहाँ पे है, जब आप ये चीज देख रहे हो तो आप क्या टेस्ट कर रहे हो? कंट्रोल ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो बेटा, क्या कहते हो? इसमें तो आप ट्रांजैक्शन ही तो चेक कर रहे होगी, प्रॉपर ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है ना? और तो कुछ लग नहीं रहा है, ना कंट्रोल है, ना बैलेंस है, ना रिस्क असेसमेंट है। तो टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन जो है वो मुझे बिल्कुल सही लगता है, बराबर से। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे लोगों? आइडेंटिफाई विच असर्शन, अच्छा ओके, सेकंड वाला। शी प्लान टू कंफर्म दैट ऑल बैलेंसेस अंडर ट्रेड रिसीवेबल आर जेन्युइन है, और ओवरस्टेट आपने वहां पे नहीं किया है चीजों को भाई, ओके। तो अकरेंस देखना चाह रही है, कट ऑफ देखना चाह रही है, एग्जिस्टेंस देखना चाह रही है। बच्चों लोगों एग्जिस्ट हुआ है, बोलो क्या कहते हो? जैसे वहां अकरेंस होता है, एग्जिस्टेंस होता है ना? सारे बैलेंसेस जो हैं वो जेन्युइन है, ज्यादा नहीं लिखे तुमने, सच में जो हुए वही लिखे हुए हैं। तो वहां जैसे अकरेंस चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा एग्जिस्टेंस चेक करेंगे। थर्ड वाला क्या है? शी वॉन्ट्स टू कंपेयर एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड दिस ईयर विद द प्रीवियस ईयर। ओहो, प्रीवियस ईयर। रिलेशनशिप विद टोटल सेल भी चेक करना चाह रहे हो। एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या लगता है तुमको बच्चों? सोचे समझे बगैर के आंसर पे टिक किया जा सकता है? यस सर कर दो, सोचो ही मत। डी नंबर ऑप्शन सर, कर ही दो टिक, कुछ मत सोचो। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका। शी डिसाइडेड टू रिव्यू प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट फॉर ए न्यूली एक्वायर्ड शोरूम। हमारा ओनरशिप चेक करने के लिए। भैया ओनरशिप चेक कर रहे हो, इसमें तो तुम ओनरशिप का ऑप्शन कहीं है क्या? अर्र रुक जाओ बच्चों, ये ओनरशिप का तो ऑप्शन ही नहीं है ना। अच्छा, इनमें से कौन सा है? ओके, तो हम देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं बच्चे लोगों। और भाई डॉक्यूमेंटेशन देखना बच्चे लोगों हमेशा किस में जाएगा? बोलो बोलो बोलो, ऑब्जर्वेशन नहीं, इंस्पेक्शन करना। ऑप्शन नंबर हमारा बी बच्चों एकदम करेक्ट जाने वाला है, बराबर। मैं भी एकदम जोश में आ गया। हाँ जी, यस बच्चे लोगों क्या बोलते हो? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है बच्चों वो सही जाने वाला है। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा बच्चों, कि आप ध्यान में यहां पे रखने वाले हैं। क्लियर हुआ एकदम से, बराबर, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया, कोई टेंशन नहीं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट पे चलते हुए चलो। तो हमारा आंसर नंबर जो है वो करेक्ट हो गया। यहाँ पे इंस्पेक्शन, डॉक्यूमेंट को चेक करना है, इट्स कॉल्ड इंस्पेक्शन। तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड करेक्ट। तो फोर्थ का बी सही चला गया भाई, क्या कहते हो? सही हूं मैं? बिल्कुल सही है बच्चे लोगों। चलिए जी, तो 33 भी इधर हुआ खत्म। आखिरी 2 क्वेश्चंस पे पहुंच के बच्चे लोगों 34 पे हम लोग आ गए हैं, और अगेन हमारे पास में बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस बार है एमएन एसोसिएट्स चार्टेड अकाउंटेंट फर्म इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। अमित पार्टनर ऑफ द फर्म हैज रिसेंटली बॉट स्टॉक in XYZ Private Limited. He believes that the company's goodwill will increase after the audit report is finalized. ठीक है भाई, which could lead to rise in stock price. As he reviewed the company's financial statement, Amit decided to give unmodified opinion to help his investment. During the audit of, धीरे धीरे इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि इस बार वैसा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन के अंदर चीजें दे रखी लगती हैं। During the audit of trade receivable, Amit select a sample using a technique with ensure large balances have a large chance being selected. बड़ा अमाउंट बच्चों मॉनिटरी वाला। However, is this approach result in the exclusion of many smaller balances, potentially overlooking some crucial misstatements? है ना, ऐसा हो सकता है। Meera, another partner of the firm, is reviewing calculation of software development cost method adopted by XYZ Private Limited. Meera helped in creating this method earlier. She worries that her previous involvement in this method might affect the ability to review. ओहो भाई साहब, सेल्फ रिव्यू थ्रेट तो कहीं नहीं एंटर हो जाएगी। Meanwhile, Raj, the CEO of XYZ, has requested them to modify certain disclosure in the financial statement in a way that mislead stakeholders.
He argued that a more favorable presentation will help the company to secure additional investment. Mira feels that complying with this request would compromise ethical standards से and worry about potential conflict with the client. इस बेस पे आपको आंसर्स देने हैं, तो मुझे तो वही थ्रेड टाइप के क्वेश्चंस लग रहे हैं बच्चों. आइए अपन देख लेते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए. सबसे पहला इन्होंने बोला कि इन्वेस्टमेंट कुड बेनिफिट फ्रॉम इशुएंस अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन हिज ऑडिट रिपोर्ट. बच्चों सुनना क्या बोला है, बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कुड एंड हिज इन्वेस्टमेंट कुड बेनिफिट फ्रॉम. तो यहां बेनिफिट की बात हो रही है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो नहीं है. देखें, रिसेंटली बॉट स्टॉक, शेयर परचेस किए भाई साहब, सेल्फ इंटरेस्ट रेट सामने दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा. अगर हमने अच्छी अच्छी रिपोर्ट दी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली फायदा अपने को होना है बच्चों. सेल्फ इंटरेस्ट रेट हमारा करेक्ट आंसर चला गया 34 का. ये नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली सही. चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं. इन द गिवन केस अमित ने वो जो किया था ना ट्रेड रिसीवेबल के अंदर लार्ज नंबर वाले को सेलेक्ट करना है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था मॉनेटरी यूनिट जाएगा. डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट. तीसरा मेरा रिव्यू खुद के ही काम को रिव्यू करना बच्चों. सेल्फ रिव्यू थ्रेड, यार अभी तो बताया था तुम लोग को, टेंशन ही नहीं है. सेल्फ रिव्यू थ्रेड अपन वही सॉल्व करता आए थे पूरा का पूरा भाई, इधर जरूरत नहीं पड़ रही है. नाउ वो कह रहे हैं इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करो, मिसलीड करो, मतलब अगेन वो ये है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करने को बोल रहे हैं बच्चे लोगों. तो अपने को इसका ए नंबर आंसर इंटीग्रिटी ही एब्सोल्यूट करेक्ट लग रहा है. तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों के हो गए. बोलो बोलो बोलो, एकदम आसान है, बराबर खत्म. लास्ट पॉइंट एकदम खलास, लास्ट पॉइंट पे पहुंच गए बच्चे लोगों. अरे भाई साहब, ओ हो, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आखिरी है लेकिन खतरनाक है. अरे भाई साहब बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया है. चलिए जो है वो करेंगे. तो बच्चे लोगों, DSN कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट्स आर ऑडिटर ऑफ SAR इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सिंस 2018. The company operates from rented premises and does not have building of its own. It had upgraded its machinery last time in 2020. Except interest in this company, promoter, director, KMP and their relative do not have interest or ownership in any other entity. Also, the company does not enter into any business dealing with promoter, director, KMP. किसी के साथ नहीं, मतलब कोई related party transaction में नहीं दिख रहा है. डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन को खाली रीजनेबल एमुनरेशन मिलता है. अरे इतना अच्छा, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? दो द कंपनी हैज एन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन प्लेस, इट हैज नॉट अपॉइंटेड इंटरनल ऑडिटर. ओहो. इट इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू मेक सच अपॉइंटमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट. क्या है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 138 इन पर नहीं लग रहा है, ऐसा ही बोल रहे हैं. उसी में होता है ना इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट. DSN company have accepted audit of the above company 23-24 for the first time. Promoter and director of the company are known to engagement partner only socially for quite some time. जान पहचान भी नहीं है ज्यादा. However, it is for the first time that any type of professional work related to this company has been accepted by them. पहली बार आ रहे हैं. While formulating audit plan, CAD engagement partner has planned certain risk assessment procedure and further audit procedure उसने बनाए, test of control, substantive procedure, सब कुछ. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मिला है टर्नओवर इस साल का, पिछले साल का, इन्वेंट्री, पीपी, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेड रिसीवेबल्स. ओके. पीपी आइटम कंसिस्ट ऑफ मशीनरी ओनली व्हाइल प्लानिंग प्रोसीजर रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. ऑडिटर हैज इंक्लूडेड ऑडिट प्रोसीजर लाइक इंस्पेक्टिंग एंड रिव्यूइंग कंपनीज प्लान फॉर परफॉर्मिंग फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करते हो, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट पीपी की कैसे निकालते हो, बिल्स परचेज किसके नाम से, डेप्रिसिएशन क्या है, ये सब उसने चेक किया है. Further, while performing risk assessment procedure to identify risk of material misstatement in financial statement, engagement partner has come to notice that there is considerable variation in GP ratio as compared to last year, 6 से 3.75. Oh. During performance of sustainable procedure, he also studied data purchase and sales during the year under audit and compared such data with preceding year and earlier year. वही analytical procedure use किया. ये पहला क्वेश्चन. इस केस सिनेरियो के हिसाब से आपको इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही लगता है बच्चों? एंगेजमेंट पार्टनर इज नोन सोशली टू प्रमोटर एंड डायरेक्टर. ये सिचुएशन एडवोकेसी थ्रेड को इन्वॉल्व करती है, गलत है ना? पहला वाला तो भाई साहब मुझे गलत ही लग रहा है. सोशली जानता है तो फैमिली, खाली सोशली जानने से कोई थ्रेड थोड़ी आती है. बोलो. सिचुएशन रिफ्लेक्टेड इन केस सिनेरियो में नॉट कॉन्स्टिट्यूट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर मेंटली. Irrespective of this, detection risk is engagement is low. Detection risk को कम क्यों बोल रहे हो भाई तुम? यहां थोड़ा सा पंगा लग रहा है मुझे, बाकी देखते हैं. लो कह रहा है ना वो कम है. The situation reflected in case scenario may not constitute threat to independence of auditor. बिल्कुल सही है.
इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस डिटेक्शन रिस्क जो है कि हम चीजों को पकड़ पाएंगे इन एंगेजमेंट इज वेरी हाई। ये कुछ ठीक अपने को लग रहा है इसके अंदर बराबर से, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपन ऑडिट कर रहे हैं, सब चीजें क्लीन लग रही है। देखो इसमें एक रीजन दिया हुआ है इन्होंने, द एंगेजमेंट पार्टनर सोशल एक्विटेंस विद प्रमोटर्स डज नॉट क्रिएट फैमिलिटी थ्रेट मैंडेटरीली, हाउएवर डिटेक्शन रिस्क इज हाई सिंस इट इज फर्म्स फर्स्ट ऑडिट, है ना, इसलिए मैंने कहा ना। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टर्नओवर है और ट्रेड रिसीवेबल है, इंडिकेटिंग पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट अपने को दिख रहा है। तो थोड़ा सा अपने को ये चीज हाई लग सकती है, इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट टाइम अपन ऑडिट कर रहे हैं, तो इसलिए डी नंबर ऑप्शन अपने को सही लग रहा है। CAD has included in the audit plan certain procedure in respect of PP items. Which of the following audit procedure included in audit plan is likely to be least relevant? Okay. PP के अंदर सबसे least relevant कौन सा है? Inspecting review company's plan for physical verification, depreciation check करना, verifying cost of PP acquired during the year with purchase bill. अगर हम चेक करना चाह रहे हैं सबसे कम रिलेवेंट कौन सा है, लीस्ट वाला, रिलेवेंट तो सारे ही हैं। रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो इसमें से सबसे लीस्ट वाला कौन सा लगता है बच्चे लोगों? क्या कहते हो सेकेंड वाले में? वेरीफाइंग कॉस्ट ऑफ PP आइटम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर विद परचेज बिल, क्या कहते हो? सी ऑप्शन मतलब है अच्छा, लेकिन सी सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्यों? पहले वाले में मैनेजमेंट का प्लान जानेंगे, डेप्रिसिएशन अपने को चेक कर रही है, तो सर वेरीफाइंग कॉस्ट ऑफ PP आइटम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर विद परचेज बिल, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर तो कोई मशीनरी परचेज की कहा है उसने? बोलो बोलो, ऊपर मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिया है ड्यूरिंग द ईयर अपने कुछ परचेज ही नहीं किया है, मशीनरी ओनली। और ये देखो मेथड यूज इन्होंने जो दे रखा है उसमें भी यही है, कंसिस्ट ऑफ मशीनरी ओनली। PP के अंदर PP कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? देखो बच्चों 1.25 ही चल रहा है, समझ रहे? टोटल वही है, क्रॉस ब्लॉक तो वही है, नया एसेट तो कुछ परचेस किया नहीं तुमने भाई, तो डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आया जो अमाउंट आया, बाकी का तो किए ही नहीं है, तो फिर परचेज बिल काय का देखोगे यार तुम? बोलो बोलो बोलो। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट भाई, बिल्कुल सी सही लग रहा है मुझे। चेक करना पसंद करोगे कि आप यहां से सी मोर रिलेवेंट लग रहा है। मेथड यूज रिकैलकुलेशन डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड, कॉस्ट ऑफ PP एक्वायर्ड, परचेज बिल, वही आंसर तो वही दिया, रीजन तो इन्होंने प्रॉपर नहीं दिया, बट नया मशीनरी परचेज ही नहीं किया तो ये क्यों देखूंगा करंट ईयर में कौन सी परचेज की है, सवाल ही नहीं होता। Which of the following statement is likely to be most suitable for explaining the fact of variation in the GP, है ना, जो GP में इतना डिफरेंस आया। GP रेशियो हैज डिक्रीज हुआ है as compared 22-23, it may due to the fact that sales price जो है वो reduced by the company to procure more order। एक रीजन हमारा ये होता है, ऑर्डर ज्यादा आ जाए। GP रेशियो, अच्छा एक मिनट, GP रेशियो इंक्रीज इन द 23-24, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। GP रेशियो तो डिक्रीज हुआ है ना कि इंक्रीज हुआ है? एक मिनट बच्चों रुकना, GP पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ा है यार, 3.75 से 6 हुआ है, GP तो बढ़ा है। तो जब बढ़ा है तो GP रेशियो हैज डिक्रीज इन 23-24, कहाँ है ये? तो ए नंबर ऑप्शन तो फिर होने का सवाल ही नहीं है। इन्होंने क्या बोला? मोस्ट सुटेबल। GP रेशियो इंक्रीज हुआ है 23 में एज कंपेयर इट में ड्यू टू द रीजन कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो डिक्रीज हुई होगी। GP डिक्रीज कंपेयर्ड हुआ है, डिक्रीज का तो सवाल ही नहीं है, स्टाफ सैलरी से मतलब ही नहीं होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हैज डिक्रीज एज कंपेयर टू द ईयर में ड्यू टू रीजन दैट हैज नॉट मेड अलाउंस टू इन्वेंटरीज ड्यू, ना 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 भाई, मुझे तो ऑप्शन नंबर बी ही सही लग रहा है। GP रेशियो इंक्रीज हुआ है, इसका रीजन ये हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है बाय द कंपनी कुड भी डिक्रीज हुई होगी, बराबर से मटेरियल कॉस्ट कम हुआ होगा। तो बी नंबर GP रेशियो हैज डिक्रीज्ड। GP रेशियो डिक्रीज कहाँ है? मुझे तो पहले ये नहीं समझ में आया। देखो ये दे रखा है 22-23 का और 23-24 का, तो GP रेशियो अगर अपन देख रहे हैं तो 3.75 से 6 हुआ है। तो इन्होंने क्वेश्चन में कम क्यों बोला है? देखो क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि कंसिडरेबल वेरिएशन इन GP रेशियो एज कंपेयर्ड फॉर द लास्ट ईयर। ओके, तो GP रेशियो तो बड़ा है हमारा, तो इंक्रीज वाला आंसर बी नंबर ऑप्शन मेरे हिसाब से तो करेक्ट होना चाहिए। देखें थर्ड का इन्होंने क्या बोला है, थर्ड का ए दिया है GP रेशियो डिक्रीज्ड,
अच्छा एक मिनट, जीपी अपॉन सेल्स का एक मिनट बच्चों, अच्छा वो तो जीपी दे रखा था। ओ भाई साहब, कई बार ऐसी गलतियां यार अपने से हो जाती है, बात तो सही कह रहे हो जी। और शैट, जीपी था बच्चे लोगों, जीपी रेशियो नहीं था यार, जीपी रेशियो कैलकुलेट करना था मुझे, मैंने जीपी कैलकुलेट कर लिया। ओके 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 ओके, तो जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 करना चाहिए था भाई साहब, यहां गलती हो गई। ये देखो अब आपको मैं सॉल्यूशन से बता रहा हूं इसको पूरा। ये देखिए, तो जीपी रेशियो पहले वाले में जो हमने निकाला वो 15 टर्नओवर दे रखा था, तो 25% आ रहा है 22-23 में, और अभी जो आ रहा है वो बट ऑब्वियसली 20% ही आ रहा है। क्यों आ रहा है बच्चे लोगों, क्योंकि 30 पे 6 हुआ है बराबर से, तो जीपी भले ही बढ़ा हुआ दिख रहा है लेकिन रेशियो अपना जो है कम हुआ है। यस 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 यस, ए और नंबर ऑप्शन इज करेक्ट भाई। मैं इतनी देर से इसको जीपी रेशियो ही समझ रहा हूँ यार, मैं ये जीपी रेशियो समझ रहा था कितनी देर से। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट नॉट जीपी रेशियो। हो अभी सारी गड़बड़ हो जाती बच्चों। तो हमारा आंसर नंबर क्या सही जाएगा, गलत कर दिया मैंने, ये नहीं है, ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट जाएगा, थर्ड का बच्चों ध्यान में रखना है। चलो 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CAD has also studied purchase and sales data of the company during the year and has also उसको कंपेयर किया उसने प्रेसिडिंग ईयर से। तो ये एग्जाम्पल किसका होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर का होता है। वैसे तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है मुझे नहीं पता। अच्छा उसमें भी क्या चीज उसने किया है, ट्रेंड चेक किया है बच्चों, रेशियो नहीं है, रीजनेबल टेस्ट नहीं है, ट्रेंड चेक करते हैं अपन इसके अंदर। तो ये हमारा आंसर नंबर सीधा सीधा सा ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ठीक है ना। Then considering the whole case scenario, identify which of the following combination of standard यहां पे लगा है is not proper for their likely relevance in performing and completing the engagement। कौन सा इसमें से ठीक नहीं लग रहा है, कौन सा सही नहीं है। होल केस सिनेरियो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इज नॉट प्रॉपर, कौन सा प्रॉपर नहीं है। तो SQC1 220 501 505 550 510 SQC1 तो है, कौन सा प्रॉपर नहीं है। $610 वाला बच्चे लोगों, रीजन क्या है, बाकी तो जो लगाना हो लगाओ तुम। कंपनी में इंटरनल ऑडिटर है ही नहीं, कहां से पकड़ा मैंने इसको। अभी अपन एक पॉइंट मैंने बोला था कि यार इसी क्वेश्चन में बोला था ना कि कंपनीज एक्ट का 138 इन पर नहीं लग रहा है, ये देखो कहां गया। यस, इट इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू मेक अपॉइंटमेंट, जब इंटरनल ऑडिटर यहां पे है ही नहीं। ये देखो क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, तो ये है नहीं तो 610 काय को लगाओगे भाई। तो इररिलेवेंट 610 एक ही में दिख रहा है मुझे, एक ही में दिख रहा है, यही मेरा आंसर करेक्ट होना चाहिए, बाकी मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी तो जो ऐसे लगाना हो लगाओ। बी ऑप्शन इज करेक्ट, फिफ्थ का चेक करें क्या, ये देखो दिया है इन्होंने, ये कह रहे हैं सारे रिलेवेंट है भाई। ये देखो 610 जो है भाई 550, भाई बाकी तो मैंने देखे ही नहीं 550 510, मुझे तो 610 जिसमें दिख गया एक पॉइंट, वो मैंने आंसर करेक्ट कर दिया। एक से ज्यादा में होता तो फिर मैं और भी ऐसे चेक करता बच्चों, ट्रिक हो गई हमारी। तो इसी के साथ हम लोगों ने केस बेस्ड सिनेरियो का सारा क्वेश्चंस बच्चे लोगों को कंप्लीट कर लिए हैं, सब कुछ हमारा दी एंड हो गया है। यहां आकर के केस सिनेरियो सारा का सारा खत्म। तो जैसा मैंने आपको कहा था 3 पार्ट्स पे हम लोगों ने इसको कर लिया है। तो प्लीज 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 सारे चीजों को अच्छे से देख लीजिएगा। कोशिश किया है मैंने कि लगभग अपन ने 3, 4.5, 5 घंटे के अंदर ये सारे 35 MCQs बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिए हैं और फास्ट सॉल्व किए हैं बगैर कोई समय को गंवाए। तो हेल्पफुल रहेगा बच्चों। अगर यूजफुल लगता है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए बच्चे लोगों, ओके बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। लगातार सेशंस में आप लोगों से फिर हमारी मुलाकात होती रहेगी। ओके बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।